हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाला गोवर्धन एक आत्मनिर्भर और मेहनती युवक था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता था। उसके माता पिता छोटे भाई बहन और दादी उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा थे। पिता एक छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी थे और घर का खर्च चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन गोवर्धन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की थी। हर दिन सुबह की दौड़ भाग से शुरू होता और रात को परिवार की हंसी ठिठोली में खत्म होता। हालांकि बाहर की दुनिया गोवर्धन को एक आम इंसान समझती थी, लेकिन घर के अंदर वह किसी नायक से कम नहीं था। वह अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनते देखना चाहता था और बहन की शादी धूमधाम से करना उसका सपना था। एक दिन ऑफिस में उसके जीवन में बदलाव लाने वाली घटना घटी। उसके ऑफिस में एक नई इंटर्न आई। इंदु अमेरिका से पढ़ाई करके आई थी और व्यवहार में बेहद सरल और संवेदनशील। शुरुआत में दोनों की सोच में बहुत फर्क था। इंदु को गोवर्धन बहुत साधारण और थोड़ा देसी सोच वाला लगा, जबकि गोवर्धन को इंदु एक अमीर घर की लड़की जो शायद जीवन के असली संघर्षों को नहीं समझ सकती। हालांकि वक्त के साथ दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। इंदु ने गोवर्धन की मेहनत, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और उसके आदर्शों को समझना शुरू किया। ऑफिस प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। इंदु को उसकी सादगी और जमीन से जुड़ी सोच पसंद आने लगी। वहीं गोवर्धन को इंदु का आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रेरणादायक लगा। परिवार की तरफ से लगातार दबाव था कि वह शादी कर ले। गोवर्धन की मां एक रिश्ते की बात लेकर आई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि वह अब इंदु के प्रति कुछ महसूस करने लगा था। इसी बीच इंदु की मां अमेरिका से भारत आई और जब उन्होंने गोवर्धन और उसके परिवार को देखा तो उनका व्यवहार बेहद ठंडा और तिरस्कारपूर्ण था। उन्होंने इंदु को समझाया कि वह एक साधारण मिडिल क्लास लड़के के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, लेकिन इंदु ने जवाब दिया कि प्यार सामाजिक वर्ग नहीं देखता। इसके बाद गोवर्धन ने खुद ही इंदु से दूरी बना ली। उसे लगता था कि वह उसकी जिंदगी में रुकावट बन सकता है। वह इंदु को एक उज्जवल भविष्य के साथ देखना चाहता था। इंदु को उसका यह व्यवहार बहुत चुभा, लेकिन उसने भी अपने आप को मजबूत बना लिया। इधर परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। पिता की नौकरी छूट गई थी और छोटे भाई की मेडिकल फीस भरनी थी। गोवर्धन ने ओवरटाइम लेना शुरू कर दिया और दोहरी नौकरी करने लगा। उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर इंदु ने गोवर्धन को समझने की कोशिश जारी रखी। वह जानती थी कि वह जानबूझकर उससे दूर नहीं हो रहा, बल्कि वह उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। इंदु ने अपने तरीके से मदद करने की सोची, लेकिन गोवर्धन ने स्वाभिमान के चलते मदद लेने से इनकार कर दिया। इसी संघर्ष और भावना की उलझनों के बीच दोनों की जिंदगियां समानांतर चल रही थीं। दूरी में भी जुड़ी हुई, नजदीकी में भी दूर। गोवर्धन की दिनचर्या अब और भी कठिन हो गई थी। दोहरी नौकरी करने के कारण उसे आराम का वक्त नहीं मिलता था। उसका शरीर थकता जा रहा था, लेकिन मन में परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि वह हार नहीं मानना चाहता था। उसके पिता को अब न केवल बेरोजगारी की चिंता थी, बल्कि वह खुद को परिवार पर बोझ मानने लगे थे। गोवर्धन उन्हें लगातार समझाता रहा कि यह समय जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। छोटे भाई की मेडिकल कॉलेज की फीस जमा करवाने के लिए गोवर्धन को अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी। इसके बाद भी राशि अधूरी थी। अंततः उसने एक साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया। इस बीच उसकी बहन की शादी की बात भी पक्की हो गई थी, जिससे घर में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी, लेकिन साथ ही नए खर्चों की सूची भी बढ़ गई। इंदु भी इस सब से अनभिज्ञ नहीं थी। वह अपने तरीके से गोवर्धन के आसपास की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बार गोवर्धन के नाम एक गुमनाम चेक भेजा, लेकिन गोवर्धन ने उसे फाड़कर फेंक दिया। उसे स्वाभिमान बहुत प्रिय था। वह जानता था कि इंदु की मदद का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान का हनन था। इंदु की मां अब ज्यादा कठोर हो चुकी थी। उन्होंने इंदु को वापस अमेरिका लौटने का दबाव देना शुरू कर दिया। इंदु ने भी सोचा कि शायद कुछ वक्त की दूरी उनके संबंधों को साफ कर पाएगी। वह जानती थी कि अगर गोवर्धन का स्वाभिमान ही उसकी सबसे बड़ी दीवार है, तो उस दीवार को वह समय से ही गिरा सकती है। गोवर्धन ने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उसने खुद से कोई भावनात्मक रिश्ता रखने की सारी इच्छाएं दबा दी। उसका ध्यान सिर्फ भाई की पढ़ाई,
बहन की शादी और घर के खर्च पर था। लेकिन इसी बीच उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और इलाज में काफी पैसे लगेंगे। अब तक गोवर्धन का कर्ज पहले से ही बढ़ चुका था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कंपनी से एडवांस सैलरी ली, एक पुरानी बीमा पॉलिसी तोड़वाई और इलाज शुरू करवाया। इंदु ने दूर रहकर सारी स्थिति का पता लगाया और एक बार फिर मदद भेजी, लेकिन इस बार भी गोवर्धन ने मना कर दिया। अब उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हर कोई उसे या तो बोझ समझने लगा या उसकी आत्मनिर्भरता को अहंकार। गोवर्धन का मन अब अकेलापन महसूस करने लगा था। एक रात दादी ने उससे कहा, बेटा, कभी कभी दूसरों का हाथ थाम लेने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तुम्हारे साथ जो चलने को तैयार है उसे क्यों रोके हो? इन शब्दों ने गोवर्धन को सोचने पर मजबूर किया। वह समझ गया कि वह अपनी खुददारी की वजह से रिश्तों की गर्माहट खोता जा रहा है। उसने धीरे धीरे अपने मन की गांठें खोलनी शुरू की। उसने इंदु को एक मेल लिखा जिसमें पहली बार उसने अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर की। उधर इंदु अमेरिका में भी गोवर्धन को ही सोचती रही थी। जब उसे वह मेल मिला तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। गोवर्धन ने लिखा था, अगर जिंदगी का बोझ मिलकर उठाया जाए तो शायद वह भार नहीं बल्कि एक साझी यात्रा बन जाती है। अगर तुम्हारा साथ अब भी है तो मैं जीवन की इस दौड़ को तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूं। यह मेल उनके रिश्ते में नई शुरुआत थी, लेकिन उनके रास्ते अभी भी आसान नहीं थे। इंदु की मां का विरोध अब और तीव्र था। वहीं गोवर्धन का परिवार अब भी इस रिश्ते को लेकर संशय में था। गोवर्धन और इंदु के बीच मेल के माध्यम से एक नई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। यह बातचीत अब पहले जैसी सतही नहीं रही। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को और गहराई से समझने लगे। इंदु ने तय कर लिया था कि वह अब अपने दिल की नहीं अपने जीवन की बात सुनने वाली है। उसने भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटने के बाद इंदु सबसे पहले गोवर्धन के घर गई। वहां सभी उसे देखकर चौंक गए, लेकिन इंदु ने बेहद विनम्रता से सभी का अभिवादन किया और गोवर्धन की मां के चरण छुए। उसका आचरण देख परिवार का नजरिया थोड़ा नरम पड़ने लगा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये लड़की हमारे गोवर्धन के साथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता। इस मुलाकात के बाद इंदु ने अपने परिवार से दो टूक बात की। उसने अपनी मां से साफ कहा कि वह अब खुद निर्णय ले सकती है और गोवर्धन के साथ जीवन बिताना चाहती है। उसकी मां का विरोध भी बरकरार था, लेकिन इंदु की दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं गोवर्धन ने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर इंदु जैसी समझदार और मजबूत लड़की मेरे साथ है तो मेरा जीवन और भी सार्थक हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार के भीतर विचार विमर्श हुआ। अंततः गोवर्धन की मां ने कहा, अगर इंदु हमारे संस्कारों को समझती है और तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समाज और पुराने मित्रों की सोच। लेकिन गोवर्धन और इंदु ने मिलकर तय किया कि वे अपनी मेहनत और आपसी समझ से हर बाधा को पार करेंगे। उन्होंने अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने का फैसला किया। इसी बीच ऐसे समय इंदु ने एक सामाजिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें वह मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगी। गोवर्धन ने भी इस अभियान में उसका साथ दिया। दोनों का उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वे समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहते थे। गोवर्धन की मां का इलाज अब ठीक से चल रहा था। छोटे भाई की पढ़ाई भी गति पकड़ चुकी थी। बहन की शादी की तैयारियां भी हो चुकी थीं। इन सारी उपलब्धियों के बीच गोवर्धन और इंदु ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। गोवर्धन और इंदु अब एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। इंदु के सामाजिक शिक्षा प्रोजेक्ट और गोवर्धन की तकनीकी विशेषज्ञता ने मिलकर कई जरूरतमंद परिवारों को उम्मीद की किरण दी। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और मानसिक परामर्श के अवसर उपलब्ध कराना था। इस संगठन ने धीरे धीरे स्थानीय लोगों में भरोसा जीतना शुरू कर दिया। इंदु के नेतृत्व में लड़कियों के लिए शिक्षा केंद्र बनाए गए और गोवर्धन ने बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर लैब स्थापित की। लोगों की सोच में बदलाव दिखने लगा। जो पहले इस जोड़ी को लेकर सवाल उठाते थे, वही अब उनकी तारीफ करने लगे। इस दौरान गोवर्धन की बहन की शादी धूमधाम से हुई। इंदु ने भी विवाह की सभी तैयारियों में भाग लिया
और परिवार की बेटी की तरह योगदान दिया। इस घटना ने इंदु और गोवर्धन के रिश्ते को परिवार में और भी मजबूत कर दिया। गोवर्धन की मां, जो कभी इस रिश्ते को लेकर शंका में थी, अब इंदु को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। गोवर्धन के छोटे भाई की पढ़ाई भी अब अंतिम चरण में थी। उसने भी मेडिकल कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इंटर्नशिप शुरू कर दी। पूरा परिवार अब गोवर्धन और इंदु की मेहनत का फल देख रहा था। संगठन के काम की वजह से इंदु को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से आमंत्रण मिला, जहां वह अपने अनुभव साझा कर सकती थी। गोवर्धन ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पहचान को सीमाओं से परे ले जाए। इंदु के अमेरिका जाने से पहले दोनों ने अपने रिश्ते को समाज के सामने आधिकारिक रूप देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सादे लेकिन भावनात्मक समारोह में सगाई की, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। यह समारोह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक वादा था, सपनों को साथ मिलकर पूरा करने का। इंदु के जाने के बाद गोवर्धन ने संगठन का संचालन जारी रखा। अब वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा बन चुका था। इंदु के अमेरिका रवाना होते ही गोवर्धन के जीवन में फिर एक बार अकेलापन लौट आया, लेकिन इस बार वह अकेलापन निराशाजनक नहीं बल्कि प्रेरणादायक था। इंदु के साथ बिताए पलों और साझा की गई जिम्मेदारियों ने उसके भीतर आत्मबल भर दिया था। उसने खुद को पूरी तरह से संगठन और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। इधर इंदु अमेरिका में अपने अनुभव साझा कर रही थी। वह विभिन्न मंचों पर गोवर्धन और उसके परिवार के संघर्षों, भारत में सामाजिक असमानता और समाधान के प्रयासों की बात कर रही थी। उसकी बातें सिर्फ प्रस्तुतिकरण नहीं बल्कि एक भावना से ओतप्रोत यथार्थ चित्रण थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बातें लोगों के दिलों को छू रही थीं। इंदु को कई संगठनों से जुड़ने के प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने किसी भी अवसर को अपनाने से पहले गोवर्धन से विचार विमर्श करना उचित समझा। इस दौरान उनके बीच विचारों का आदान प्रदान बढ़ा और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हुआ। लेकिन इस बीच एक नई चुनौती ने जन्म लिया। इंदु के अमेरिका में एक पूर्व मित्र एंड्रयू, जो अब एक प्रभावशाली सामाजिक उद्यमी बन चुका था, ने इंदु को एक दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव दिया। इस साझेदारी में उसे एक बहुराष्ट्रीय संगठन की प्रमुख सामाजिक परियोजनाओं का नेतृत्व सौंपा जा रहा था, जिससे वह विश्व भर में काम कर सकती थी। एंड्रयू ने व्यक्तिगत रूप से भी इंदु के प्रति लगाव व्यक्त किया और उसे भरोसा दिलाया कि उसका जीवन अमेरिका में कहीं अधिक सुरक्षित और उन्नत हो सकता है। इस प्रस्ताव ने इंदु के मन में असमंजस पैदा कर दिया। वह जानती थी कि यह अवसर बड़ा है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि उसका दिल और आत्मा गोवर्धन के साथ है। उधर गोवर्धन को जब इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो उसके भीतर असुरक्षा और आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वह जानता था कि वह इंदु को भौतिक सुख सुविधाएं नहीं दे सकता, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह उसे एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसमें सच्चाई, सम्मान और साझी जिम्मेदारियां हों। गोवर्धन ने इंदु से कहा, अगर तुम्हारा सपना दुनिया को बदलना है और तुम्हें लगता है कि वह रास्ता अमेरिका से होकर जाता है, तो मैं तुम्हारा सबसे पहला समर्थक बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा सपना मेरे साथ चलने का है, तो मैं यह वादा करता हूं कि हम साथ मिलकर इस देश में भी दुनिया को बदल सकते हैं। इंदु ने उस रात बहुत गहरा आत्ममंथन किया। उसने अपने हृदय की आवाज सुनी और अगले ही दिन एंड्रयू को स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, मेरा सपना सिर्फ मंच पर बोलना नहीं है। मेरा सपना उस मंच को भारत की गलियों, गांवों और मोहल्लों में बनाना है, जहां हर बच्चा, हर लड़की, हर माँ, हर परिवार खुद को सम्मान के लायक महसूस करे। इंदु ने गोवर्धन को फोन पर यह बात बताई और कहा कि वह जल्द ही लौट रही है। गोवर्धन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं, एक साथी के साथ मिलने की सच्ची खुशी के थे। भारत लौटकर इंदु ने अपने अनुभवों को एक किताब का रूप देना शुरू किया, जिसका शीर्षक रखा, परिवार से परे, संघर्ष, स्वाभिमान और साझेदारी की कहानी। यह किताब जल्दी ही लोगों के दिलों में घर करने लगी। इसी बीच गोवर्धन के संगठन को सरकारी मान्यता मिली और कुछ कंपनियों ने उनके मिशन में आर्थिक मदद देने की इच्छा जताई। गोवर्धन और इंदु ने तय किया कि वे इस पैसे का उपयोग केवल समाज सेवा में करेंगे, न कि अपने लिए। अब उनका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। वे दोनों अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि संघर्ष, आदर्श और साझी जिम्मेदारी की मिसाल बन चुकी थी। इंदु और गोवर्धन के जीवन में अब स्थिरता आने लगी थी,
लेकिन यह स्थिरता निष्क्रियता नहीं थी। दोनों के भीतर अब पहले से अधिक साहस, आत्मविश्वास और उद्देश्य था। उन्होंने अपनी संस्था को परिवार फाउंडेशन नाम दिया, जो अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही थी। संस्था का कार्य क्षेत्र अब हैदराबाद के सीमित मोहल्लों से निकलकर तेलंगाना के दूरदराज गांवों तक पहुंच चुका था। गोवर्धन ने अपने अनुभव के आधार पर ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, और कंप्यूटर स्किल्स सिखाने का निर्णय लिया। यह प्रोजेक्ट ग्रामीण युवाओं में आत्मनिर्भरता की एक नई चिंगारी बन गया। वहीं इंदु ने नारी उत्सव नाम से महिलाओं के लिए एक सालाना मंच की स्थापना की, जिसमें ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने, अपने उत्पाद बेचने और नए कौशल सीखने का अवसर मिला। इसी दौरान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने उनके कार्य को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में गोवर्धन और इंदु की प्रेरणादायक कहानी को दर्शाया गया, जिससे उन्हें देश भर से सराहना मिली। लेकिन इसके साथ ही कुछ राजनीतिक हस्तियों और बड़े कॉरपोरेट समूहों की निगाहें भी उन पर टिकीं, जिनके निजी स्वार्थ संस्था की स्वतंत्र सोच से टकरा रहे थे। एक दिन एक बड़े उद्योगपति ने संस्था को 50 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव दिया, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी कि संस्था को उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंडे के अनुरूप ढालना होगा। इंदु और गोवर्धन के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। दोनों ने निर्णय लिया कि संस्था की आत्मा को किसी भी कीमत पर गिरवी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने उस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। इस निर्णय से संस्था को कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें संतोष था कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी समय गोवर्धन के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका इलाज लंबा चला, लेकिन परिवार के मजबूत इरादों और इंदु की देखभाल ने उन्हें नया जीवन दे दिया। इस अनुभव ने इंदु और गोवर्धन के रिश्ते को और गहराई दी। अब उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की औपचारिक शुरुआत का निर्णय लिया। उन्होंने एक सादा विवाह समारोह रखा, जिसमें केवल उनके द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों के प्रतिनिधि, संस्था के सदस्य, आदि ज्ञान और कुछ पुराने मित्र उपस्थित रहे। यह विवाह समारोह सामाजिक समानता, सादगी और मूल्य आधारित जीवन की जीती जागती मिसाल बन गया। विवाह के बाद भी दोनों ने अपने कार्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने जीवन का हर दिन समाज के लिए समर्पित किया। साथ ही वे एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर समय देना भी नहीं भूले। इंदु ने एक सलाहकार मंडल बनाया, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ा गया, ताकि संस्था की नीतियों को और प्रभावशाली बनाया जा सके। गोवर्धन ने युवाओं के लिए एक लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया, जिसमें युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया जाता। इन फिल्मों को सामाजिक मंचों पर प्रदर्शित कर बदलाव की आवाज के रूप में उपयोग किया गया। संस्था को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी। यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने उनके साथ साझेदारी की इच्छा जताई, लेकिन इंदु और गोवर्धन ने शर्त रखी कि निर्णय प्रक्रिया में केवल मूल्यों पर आधारित प्रतिनिधित्व ही स्वीकार किया जाएगा। अब उनके पास साधन भी थे और उद्देश्य भी, किस्सा का विहाश तो भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका आपसी विश्वास। दोनों ने जीवन की हर चुनौती को साझा कर पार किया था और अब वे आने वाले कल के लिए मजबूत नींव बना चुके थे। गोवर्धन और इंदु की संस्था अब एक जन आंदोलन बन चुकी थी। उनकी सोच और कार्यशैली में जो सत्यता और समर्पण था, वह आम लोगों को झकझोरने लगा था। अब तक जो बदलाव वे समाज के छोटे वर्गों में ला रहे थे, वह धीरे धीरे नीति निर्माण स्तर तक पहुंच रहा था। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और सामाजिक योजनाओं से जुड़े अधिकारी उनसे मार्गदर्शन लेने लगे थे। गोवर्धन ने अब एक नया दृष्टिकोण अपनाया, शासन से सहयोग लेकिन नियंत्रण नहीं। उसने नीति सलाहकार समितियों में शामिल होने की शर्त रखी कि उनके सुझावों को केवल औपचारिक नहीं, व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। इंदु ने सरकार के साथ मिलकर एक महिला सशक्तिकरण योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य, वित्तीय ज्ञान और आत्मरक्षा की शिक्षा दी जाती थी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों में शुरू किया गया और कुछ ही महीनों में इसके परिणाम इतने प्रभावशाली रहे कि केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय योजना बनाने पर विचार शुरू कर दिया। लेकिन इतने बड़े स्तर पर काम करने से राजनीति और सत्ता से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आने लगी। कई बार उनके कार्यों को बदनाम करने की कोशिशें की गईं।
गोवर्धन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, इंदु के चरित्र पर सवाल उठाए गए और सोशल मीडिया पर उनके संबंधों को लेकर अफवाहें फैलाई गईं। लेकिन दोनों ने इन सबका जवाब अपने कार्यों की निष्पक्षता और पारदर्शिता से दिया। उन्होंने अपने संस्थान की पूरी लेखा जोखा जनता के सामने रखा और हर आरोप को तथ्य के साथ खारिज किया। इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और दृढ़ बनाया। इसी दौरान गोवर्धन की दादी का देहांत हुआ। उनके निधन ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है और समय का सही उपयोग ही सच्चा श्रद्धांजलि है। दादी की अंतिम इच्छा थी कि गांव में एक ऐसा केंद्र बने जहां बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिले। इंदु और गोवर्धन ने योग दी। दादी आश्रय केंद्र की नींव रखी। इस केंद्र में वृद्धजनों के लिए चिकित्सा, योग, मानसिक परामर्श और मनोरंजन की सुविधाएं दी गईं। यह केंद्र न केवल एक श्रद्धांजलि था, बल्कि समाज में बुजुर्गों के लिए एक नई सोच का प्रतीक भी बन गया। अब तक संस्था में करीब 200 स्थायी कर्मचारी और 1000 से अधिक स्वयंसेवक कार्यरत थे। इंदु ने सभी के लिए एक लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया ताकि संस्था का नेतृत्व भविष्य में भी उसी समर्पण और मूल्य आधारित सोच से होता रहे। एक दिन एक युवती ने गोवर्धन से कहा, आपका जीवन सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह हमारी पीढ़ी की दिशा है। आपने दिखाया कि एक साधारण परिवार से भी असाधारण बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यह सुनकर गोवर्धन की आंखें नम हो गईं। उसने इंदु से कहा, हमने शुरू किया था अपने परिवार से, क्या दायरा से, लेकिन अब यह देश का परिवार बन चुका है। दोनों ने मिलकर संस्था की कार्य प्रणाली को डिजिटल करने का निर्णय लिया ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कार्यों में गति आए। उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार करवाया जिसमें लोग स्वयं सेवक बन सकते थे, देते थे, आर्थिक योगदान दे सकते थे और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते थे। अब संस्था का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा। नेपाल, भूटान और श्रीलंका के कुछ संगठनों ने उनके मॉडल को अपनाने का प्रस्ताव दिया। इंदु और गोवर्धन ने तय किया कि वे अपने अनुभव साझा करेंगे, लेकिन मॉडल को भारत में हर देश के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। अब तक वे खुद भी माता पिता बन चुके थे। उन्होंने अपने बच्चे को भी उन्हीं मूल्यों में पाला जो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किए थे: ईमानदारी, सेवा, समर्पण और विचारों की स्वतंत्रता। वे अपने बच्चे के साथ खेतों में काम करते, वृद्धों के साथ वक्त बिताते और स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करवाते। उनके लिए परवरिश का मतलब था जीवन का आदर्श अनुभव देना, न कि सिर्फ सुविधाएं। समाज में परिवर्तन लाने की उनकी यात्रा अब एक पीढ़ीगत आंदोलन में बदल गई थी। गोवर्धन और इंदु ने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब संस्थान की जिम्मेदारियों और उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी को सौंपा जाए। उन्होंने संगठन की कमान धीरे धीरे युवा नेतृत्व को सौंपने की तैयारी शुरू की। यह सिर्फ उत्तराधिकार नहीं, बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण, एक जीवन शैली को आगे बढ़ाने का कदम था। इसी उद्देश्य से उन्होंने परिवार फाउंडेशन लीडरशिप अकादमी की स्थापना की, जहां युवाओं को केवल संगठनात्मक कार्यों में ही नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व, संवेदनशील निर्णय प्रक्रिया और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। इस अकादमी में कोई उम्र की सीमा नहीं थी। हर उम्र के लोग जिनके पास सेवा का भाव था, उन्हें यहां शामिल किया जाता था। इस अकादमी का उद्घाटन एक बेहद साधारण लेकिन गहरे संदेश के साथ हुआ। नेतृत्व पद से नहीं, दृष्टिकोण और सेवा से जन्म लेता है। इस कथन ने सभी उपस्थितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब संस्था की प्रत्येक परियोजना को नेतृत्व समूहों के तहत बांटा गया था। गोवर्धन और इंदु ने खुद को मार्गदर्शक की भूमिका में रखा और प्रत्यक्ष निर्णयों से हटकर युवाओं को स्वतंत्रता दी। शुरुआत में कुछ गलतियां भी हुईं, लेकिन इंदु ने उन्हें दंड की बजाय संवाद से सुलझाया। वह जानती थी कि परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब वह अनुभव से उत्पन्न हो, न कि डर से। इस बीच संस्था के 10 वर्ष पूरे हुए। यह अवसर सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक मूल्यांकन था। उन्होंने संस्था की यात्रा पर एक दस्तावेज फिल्म बनवाई, जिसमें हर उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने संस्था के माध्यम से अपना जीवन बदला था। इस फिल्म का नाम रखा गया एक परिवार की परिभाषा। फिल्म के प्रीमियर पर देश विदेश से अनेक गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार उपस्थित थे। इस आयोजन में इंदु ने एक बेहद भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा,
अगर हमारा बेटा कल पूछे कि विरासत में हमने क्या दिया, तो हम यह कह सकें कि हमने उसे एक संवेदनशील समाज दिया। इसके बाद गोवर्धन ने एक प्रस्ताव रखा, हर जिले में एक परिवार केंद्र खोला जाए जो उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा करे। कोई केंद्र शिक्षा पर केंद्रित हो, कोई स्वास्थ्य पर। यह विचार इतना व्यावहारिक और व्यापक था कि कई राज्य सरकारों ने इसके लिए भूमि और संसाधन देने की घोषणा कर दी। अब गोवर्धन और इंदु की यात्रा एक संकल्पना से एक आंदोलन में तब्दील हो चुकी थी। उनके जीवन का हर क्षण दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित था। लेकिन इसी बीच उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने परिवार को भी समय देना जरूरी है। उन्होंने हर सप्ताह एक दिन सिर्फ परिवार के नाम तय किया। इस दिन वे सिर्फ अपने बेटे, माता पिता और नजदीकी लोगों के साथ रहते। कोई काम, कोई मीटिंग, कोई कार्यक्रम नहीं। यह निर्णय उनके भीतर के संतुलन को और मजबूत करता गया। उनके बेटे ने भी अब समाज सेवा में रुचि लेना शुरू कर दिया था। वह अपने स्कूल में पर्यावरण मित्र समूह का सदस्य था और अपने पिता के साथ गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करता था। एक बार उसने कहा, पापा, पापा, जब बड़ा होऊंगा तो आपके जैसे बनना है, लेकिन उससे पहले मुझे समझना है कि आप जैसे का मतलब क्या होता है। इस बात ने गोवर्धन को अंदर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि असली शिक्षा वही है जो जिज्ञासा पैदा करे, आदर्श नहीं थोपे। इंदु ने एक नई किताब पर काम शुरू किया, नेतृत्व की कोख से जन्मे फैसले, जिसमें उन्होंने संस्था के भीतर लिए गए कठिन निर्णयों की कहानियों को ईमानदारी से प्रस्तुत किया। यह किताब युवाओं के लिए नेतृत्व और नैतिक निर्णय लेने की एक मार्गदर्शिका बन गई। अब संस्था के सदस्य अलग अलग देशों में जाकर अपने कार्यों की कहानियां सुनाते थे। गोवर्धन ने तय किया कि वह आने वाले वर्षों में गांवों में रहकर कृषि नवाचारों और युवाओं की स्वरोजगार की क्षमता को विकसित करने पर काम करेगा। वहीं इंदु शहरी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की अगुवाई करने लगी। उनकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब वह यात्रा अकेली नहीं थी। हजारों लोग उनके साथ चल रहे थे, कुछ उनकी छाया में, कुछ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। संस्था की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा एक विशाल धारा में बदल चुकी थी। गोवर्धन और इंदु की प्रेरणा ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बदलाव की लहर पैदा की थी। उनकी संस्था के कार्यक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने लगे थे। वे कई देशों में जाकर उन देशों के सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे थे जहां उन्हें लगता था कि भारत में किए गए बदलाव की सोच को वहां भी लागू किया जा सकता है। गोवर्धन और इंदु की यात्रा अब एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अब वे उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां उन्हें बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन इस सशक्त मंच पर उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी थी, साधारण जीवन में उनकी जड़ें थीं और यही जड़ें उन्हें अपने कार्यों के प्रति सच्चे बनाए रखती थीं। एक दिन यूनाइटेड नेशंस की एक सभा में उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अवसर पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। गोवर्धन ने कहा, समान अवसर केवल तब संभव है जब हम उन बाधाओं को हटाएं जो किसी के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की राह को मुश्किल बना देती हैं। यह बाधाएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती हैं। इंदु ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, समाज की मुख्य धारा से बाहर के लोग आज भी कई प्रकार की असमानताओं का सामना कर रहे हैं और हमें उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। इस सभा में गोवर्धन और इंदु ने 2 प्रमुख योजनाओं का प्रस्ताव रखा जो विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए बनाई गई थी। पहली योजना का उद्देश्य था महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और दूसरी योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता फैलाना। इन योजनाओं को मंजूरी मिल गई और कई देशों ने उन्हें लागू करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त परियोजना शुरू की जिसका नाम था दुनिया भर में समान अवसर। अब उनके पास न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में काम करने का अवसर था। वे समझते थे कि यह कदम उन्हें अपने मूल उद्देश्यों से भटका सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी उन उद्देश्यों से समझौता नहीं किया। वे मानते थे कि जब तक कोई भी समाज में उत्पीड़ित रहेगा, तब तक सामाजिक न्याय का वास्तविक रूप संभव नहीं है। इसी दौरान गोवर्धन और इंदु के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। वे दोनों चाहते थे कि उनका संस्थान और उनके कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्थायी और आत्मनिर्भर मॉडल बने, और इसके लिए उन्हें संस्थान की संरचना को फिर से बनाना था। उन्होंने तय किया कि संस्था का हर क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो,
स्वास्थ्य हो या सामाजिक न्याय। अब एक स्वतंत्र इकाई बनेगा और फिर सभी इकाइयां एक सामान्य उद्देश्य के तहत काम करेंगी। इस नई संरचना में युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। गोवर्धन ने अपने कार्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी संस्था में नहीं बल्कि अपने समुदाय और देश में युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने युवा सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं को न केवल सामाजिक कार्यों में शामिल किया जाएगा, बल्कि उन्हें नेतृत्व के गुण भी सिखाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य था कि युवाओं को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि उनका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज की बेहतरी के लिए भी योगदान देना चाहिए। इंदु ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिनमें विशेष रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई गईं। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उद्योगपति और शिक्षाविदों के साथ सहयोग किया गया। यह कार्यक्रम अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के एक नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा था। इसी बीच गोवर्धन और इंदु की संस्था को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो उन्हें उनके योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम था, बल्कि यह समाज में किए गए बदलाव की पहचान भी थी। इस पुरस्कार ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया कि वे अपने मिशन को और बढ़ा सकें। गोवर्धन और इंदु की यात्रा एक सशक्त आंदोलन में बदल चुकी थी और उनका उद्देश्य अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा ही असली सफलता है। गोवर्धन और इंदु की समाज सेवा की यात्रा अब अपने चरम पर थी। वर्षों की तपस्या, संघर्ष और स्वाभिमान से भरी इस यात्रा ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की एक नई परिभाषा रची थी। परिवार फाउंडेशन अब केवल एक संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद, पहचान और आत्मबल का नाम बन चुका था। परंतु जैसे जैसे कार्य विस्तृत होता गया, दोनों ने अनुभव किया कि सामाजिक परिवर्तन का मूल उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब उसकी निरंतरता सुनिश्चित की जाए। और वह तब मुमकिन है जब अगली पीढ़ी विचारों को सिर्फ आगे बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें और समृद्ध करे। इस सोच ने उन्हें एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। गोवर्धन और इंदु ने एक घोषणा की, हम अपनी सक्रिय भूमिका से अब क्रमशः पीछे हटेंगे और संस्था को पूर्णतः नई पीढ़ी के नेतृत्व को सौंपेंगे। हम मार्गदर्शक रहेंगे, लेकिन दिशा का निर्णय अब नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए स्वप्न के साथ होगा। यह निर्णय अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से संगठन से जुड़े हजारों लोगों को भीतर तक छू गया। लेकिन गोवर्धन और इंदु ने इस चरण को एक उत्सव की तरह देखा। उन्होंने पूरे देश से चुने गए युवा प्रतिनिधियों के लिए एक दीर्घ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसे उन्होंने नाम दिया विरासत की मशाल। इस शिविर में उन्होंने हर वो सीख साझा की जो उन्होंने जीवन में अपने अनुभवों से अर्जित की थी। विचारधारा, नेतृत्व की मूल अवधारणाएं, नीति निर्माण की प्रक्रिया, जनमानस से संवाद की कला और सबसे बढ़कर सामाजिक न्याय की अनिवार्यता। शिविर के अंत में इंदु ने एक बेहद मार्मिक भाषण दिया। यह एक यात्रा थी जो 2 लोगों से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह लाखों दिलों में गूंजती है। हम जा नहीं रहे, हम बस पीछे हटकर आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। जब भी अंधकार लगे, सोचिएगा हमारे पास दीपक नहीं था, लेकिन हमने रोशनी पैदा की। तुम तो मशाल लेकर चलोगे। इस भाषण के साथ ही उन्होंने परिवार फाउंडेशन की अध्यक्षता युवा प्रतिनिधि कणिका को सौंप दी, जो संस्था से 17 साल की उम्र से जुड़ी थी और जिन्होंने जनेने जंगल मिशन से लेकर महिला केंद्रों तक में नेतृत्व किया था। गोवर्धन और इंदु की नई यात्रा। इस परिवर्तन के बाद गोवर्धन और इंदु ने अपने कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से सीमावर्ती, वंचित और संवेदनशील क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया। वे अब उत्तर पूर्वी भारत के गांवों में रह रहे थे, जहां उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास की कई योजनाएं चलाईं। इंदु अब धीरे धीरे कम बोलने लगी थी, लेकिन अधिक लिखने लगी थी। उन्होंने शब्दों से सेवा नाम की एक श्रृंखला शुरू की,
जिसमें वे हर सप्ताह एक पत्र समाज को लिखती, कभी किसानों को, कभी माताओं को, कभी छात्राओं को, कभी प्रशासन को। ये पत्र अब पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाने लगे। गोवर्धन ने धरती के बेटे नामक पहल शुरू की, जिसमें देश के किसानों को जैविक खेती, पानी संरक्षण और बाजार से जोड़ने के नए मॉडल सिखाए जाते। उनका मानना था कि जब तक भारत का अन्नदाता आत्मनिर्भर और सम्मानित नहीं होगा, देश को संपूर्ण विकास की अनुभूति नहीं होगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। गोवर्धन और इंदु के इन नए प्रयासों से प्रेरणा लेकर सरकारों ने कई योजनाओं को लागू करना शुरू किया, जिनमें जंगल क्षेत्रों में सामुदायिक स्कूलों का नेटवर्क, महिलाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक, आमुशिरात और किसानों के लिए डिजिटलीकरण जैसे कार्यक्रम शामिल थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनर्लेखन में भी गोवर्धन और इंदु को सलाहकार बनाया गया। उनके सुझावों पर देश भर में सेवा आधारित शिक्षण पद्धति लागू की गई, जहां हर छात्र को शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का अनिवार्य अनुभव भी दिया जाता। अंतिम पत्र। कुछ वर्षों बाद इंदु की सेहत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि यह बार अब उतनी सरल नहीं है। इंदु ने स्वीकार किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक इच्छा जाहिर की। मैं मरना नहीं चाहती, मैं फैलना चाहती हूँ। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों में मेरी मृत्यु कभी किसी तारीख में मत बांधना। उसे हर उस पल में देखना जब कोई बच्चा खुद के सपनों को सच करता है। इसी भावना के साथ उन्होंने एक अंतिम पत्र लिखा, जिसे उन्होंने अपने बेटे, अपने सहकर्मियों और समाज के नाम समर्पित किया। वह पत्र कुछ इस तरह था। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि लोग मेरे नाम की दीवारें बनाएं। मैं चाहती हूं कि वे अपने घरों की नींव में विचार डालें। जो हमने देखा वही हर कोई देखे, लेकिन उससे अधिक जो हमने नहीं देख सके उसे तुम देखो। ये दुनिया तुम्हारी है। बदलाव स्थायी नहीं होता, लेकिन कोशिशें अमर होती हैं। विराम नहीं, चिरस्थायित्व। कुछ समय बाद इंदु का देहांत हुआ। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने एक साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन साथ ही सबने उनकी बात को भी याद रखा, मुझे रोकना नहीं, आगे बढ़ाना। उस दिन परिवार फाउंडेशन के हर केंद्र में एक कसम ली गई। हम इंदु दीदी की सोच को केवल स्मृति नहीं, कार्य में जीवित रखेंगे। गोवर्धन ने उनके जाने के बाद कुछ समय अकेले बिताया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समाज में और भी अधिक समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं इंदु के स्वप्नों को अकेले नहीं, सभी के साथ जीऊंगा। समापन। गोवर्धन और इंदु की कहानी एक प्रेरणा नहीं, एक घोषणा थी कि एक साधारण परिवार से निकला हुआ संकल्प अगर ईमानदारी और सेवा से भरा हो तो वह एक क्रांति बन सकता है। वह परिवर्तन ला सकता है, विचारों की श्रृंखला बना सकता है और लाखों जिंदगियों को दिशा दे सकता है। उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई जहां शरीर रुक गया। वह तो अब हर उस हाथ में जीवित है जो समाज को बदलना चाहता है।